गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 9 का एसएससी का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंडिया के बारे में देखा था और हिमालयाज़ के बारे में देखा था। इंडिया के बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, ज्योग्राफिकल फीचर्स, है ना, जैसे कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया को हम लोगों ने क्या किया था, 5 डिवीज़न में क्या किया था, 5 भागों में बांट दिया था। तो इंडिया को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा था नॉर्दर्न नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, है ना। सेकंड को हम लोगों ने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तर भारत का मैदान। फिर थर्ड हम लोगों ने देखा डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी इसी को बोलते हैं। फिर फोर्थ में हम लोग हम लोग देखेंगे कोस्टल प्लेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर फिफ्थ जो है पार्ट है वो क्या है, हमारा इंडियन डेजर्ट। तो ये 5 पार्ट में हम लोगों ने 5 डिवीज़न में क्या किया था, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है उसको बांटा था। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था नॉर्थ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, जिसमें हम लोगों ने हिमालय देखा। फिर नॉर्थ ईस्ट जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब आज जो हम लोग जो वीडियो कवर करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। और सेकंड जो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको कवर करने वाले हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब आप लोगों को डायरेक्शन बताए थे, नॉर्थ मतलब क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तर भारत का मैदान भी बोलते हैं, उत्तर भारत का मैदान। अब ये जो मैदान है ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्लेनर एरियाज है और क्या इसके फायदे हैं हमको, है ना, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग देखने वाले हैं। अब प्लेन्स बनता कैसे है, इसको हम लोग में सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट से पढ़ा करो, है ना। कॉन्सेप्ट जो है एक बार आप लोगों को समझ में आ गया, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो या एसएससी हो, तो आप लोग जो है बाकी क्वेश्चन आंसर तो आसानी से इजीली कर सकते हो। देखिए क्या होता है, ये आप लोगों को बताया था, ये क्या हो गया, माउंटेन हो गया। माउंटेन से क्या होता है, रिवर का ओरिजिन होता है। अब ये रिवर क्या होता है, माउंटेन से बहुत सारे यहाँ पर रॉक्स अपने साथ कैरी करता है ना। तो जब ये रॉक्स क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, टूटते हैं, तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में, मतलब मिट्टी का रूप बनते हैं, सॉइल बनते हैं। और ये जब नदी जो है अपने साथ में इनको कैरी करती है, ले जाती है, और जहां जहां नदी जाती है वहां वहां ये अपने साथ मिट्टी का जो परत है, जो सॉइल का जो लेयर है, वो बिछाते जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जहां जहां नदी जाएगी वहां पर क्या होगा, फर्टाइल लैंड होगा, मतलब उपजाऊ भूमि होगा। और जहाँ फर्टिलिटी होगा, जहाँ उपजाऊ भूमि होगा, वहां पर क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर होगा तो लोग वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे, और यहाँ पर का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाने और पानी की उपलब्धता है। अब लोगों को क्या चाहिए, खाना और पानी, सबसे बेसिक जो नेसेसिटीज है वो है हवा के बाद में। तो इसीलिए क्या होता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। और ये इंडिया के मैप में भी हम लोग समझेंगे कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो मेनली हमको नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 रिवर देखने के लिए मिलते हैं, 3 मुख्य नदियाँ देखने के लिए मिलती हैं। जिसमें से पहला है इंडस रिवर, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। दूसरा है गंगा रिवर। तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये नॉर्थ में बहने वाली इंडिया की 3 मेजर रिवर्स हैं, है ना। नॉर्थ बोले तो क्या हो गया, उत्तर भारत में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो हमेशा आप लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हो, एसएससी पढ़ते हो, तो डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है। फिर ये जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो उत्तर भारत का मैदान है, ये केवल इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। क्योंकि हम लोग नदी पहाड़ का तो कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, देश में तो उसको नहीं बांट सकते, तो इसीलिए ये पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। अब कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो नॉर्दर्न जो प्लेन्स है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में, 3 सेक्शन में हम लोगों ने इसको बांट दिया है। पहला आता है इंडस सतलज प्लेन, दूसरा है गंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा नदी का मैदान, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अब ये कहाँ कहाँ पर है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए जो है मैप आप लोग हमेशा बनाएंगे, जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैप से पढ़ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमको एक बार में चीज़ें क्लियर होती है और समझ आती हैं। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, आप लोगों को हिमालय बताया था क्या, ये इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये यहाँ पर क्या है, हिमालय है, हिमालयन रेंज है,
माउंटेन रेंज। अब यहीं से क्या होता है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसमें ग्लेशियर जमता है, तो ये जब मेल्ट होता है तो यहाँ पर बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इन्हीं रिवर्स को आप लोगों को बताया था, क्या बोलते हैं इसको, पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल मतलब क्या होता है, सदा नीरा, जो साल भर बहते रहती है, जिनमें साल भर पानी होता है, क्योंकि ये हिमालय से निकल रही है और इसमें ग्लेशियर रहता है, तो ग्लेशियर साल भर पिघलता है और उसमें हमेशा पानी रहती है, जिसके कारण इसके आसपास का जो पूरा रीजन है ये क्या है, फर्टाइल है और प्लेन्स है, मैदान है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग चैप्टर नंबर 3 में ये आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इन रिवर्स के बारे में डिटेल में, रिवर्स और रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अभी आप लोग बेसिक्स हल्का सा जान लीजिए। यहाँ पर हिमालय में आप लोगों को कैलाश माउंटेन बताया था, क्या कैलाश मानसरोवर के ही पास से यहाँ पर जो इंडस नदी है, जिसको हम लोग हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं, ये यहीं से निकलता है और फिर इधर जम्मू कश्मीर से होकर ये पाकिस्तान में, इसका मेजर रीजन जो है वो पाकिस्तान में बहता है। फिर इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सहायक नदियां, जो मेन रिवर है उसके साथ में आके मिलती है, उसमें पानी मिलाती है, जो छोटी नदियां होती है उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां। तो इंडिया इंडस हो गई, इसके साथ में और पांच पांच नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, है ना, झेलम, चेनाब, ये 5 नदियां ये यहाँ पर इनके साथ में बहती है। तो ये सबसे ऊपर में इंडस रिवर और उसके नीचे में क्या हो गया, सतलज रिवर। तो इसी के बीच के जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस सतलज प्लेन। तो यहाँ तक क्या क्या हो गया एरिया, इंडस रिवर से लेके सतलज तक के रिवर का एरिया, ये क्या हो गया, इंडस सतलज प्लेन। अब ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है ये हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है ना। और ये यहाँ पर जाके ये जो कराची है ये अरेबियन सी में जाके अपना जो है वाटर ड्रेन करता है, पानी गिराता है। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड पार्ट क्या होता है, यहाँ पर ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पर से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है, उत्तराखंड और यमुनोत्री से यमुना रिवर। तो ये दोनों नदियाँ निकलती हैं और यहाँ पर से ये मेनली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ये कहाँ पर आ जाएगा, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये एरिया पूरा गंगा रिवर का एरिया है। तो यहाँ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेंगेटिक प्लेन या गंगा नदी का मैदान। फिर इधर आ जाते हैं तो हम लोग, ये चाइना है, चाइना से ही क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये यहाँ भी ये हिमालय का ही एरिया है, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है, निकलता है नदी, और ये फिर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश से ये एंट्री कर जाता है इंडिया में। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो मेनली हम लोग देखेंगे तो ये असम में पड़ता है। ये आप लोग बीच में जानते हो ये असम है स्टेट, तो असम में पड़ता है और ये फिर आके कहाँ पर जाता है, बांग्लादेश में। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बांग्लादेश में जाके मिल जाते हैं और बांग्लादेश में क्या होता है, इनको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये फिर दोनों जो है आगे जाकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और मिलने से पहले यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है ना, फॉर्मेशन करती है। और इसका कुछ पोर्शन हमारे वेस्ट बंगाल वाले एरिया में भी है। अभी देखेंगे कि ये सब डेल्टा वगैरह क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, सेक्शन जो है। अब इसी को हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस सतलज प्लेन, है ना। इंडस सतलज प्लेन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंडस रिवर से लेकर जो सतलज रिवर है इसके बीच का जो है ये क्या है, मैदान है। ये इंडस रिवर हो गई और ये सतलज रिवर, तो इसके बीच का जो मैदान है इसी को हम लोगों ने क्या बोला, इंडस सतलज प्लेन बोला। अब अभी बताया कि इंडस नदी जो सिंधु नदी है उसके साथ में 5 और भी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरी मतलब ये मान के चलो ये मेन नदी हो गई, बड़ी नदी। अब इसमें छोटे छोटे नदियां आकर मिल रही हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां, जो अपना पानी लाकर इस बड़ी नदी में क्या करती हैं, मिलाती हैं। ऐसे ऐसे रिवर्स को ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी बोला जाता है। तो इसमें आप लोगों को बताए हैं, क्या क्या बताए हैं, इंडस रिवर सबसे ऊपर में, फिर उसके बाद झेलम रिवर, फिर चेनाब रिवर, फिर उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज। टोटल ये 6 रिवर्स हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको क्रम में याद रख सकते हो, ICJ, या इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसको नीचे में क्या है यहाँ पर, RBS, आप लोग बस में देखते होगे ना, RBS लिखे रहता है, रायपुर बस सर्विस, ऐसे कुछ भी याद रख सकते हो। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। अब इसके बाद आपके बुक में कुछ टर्म दिया गया है। क्या टर्म है वो, बेट क्या होता है, दोआब क्या होता है, या पंजाब जो हम लोग नाम सुनते हैं वो कैसे उसका नाम पड़ा। तो बेट क्या होता है, फ्लड अफेक्टेड एरिया, जहां पर बाढ़ आता है, नदी का बाढ़, ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं। देखिए जैसे ये रिवर फ्लो कर रहा है
तो इसमें जब पानी ज़्यादा हो जाता है, बारिश ज़्यादा हो जाता है, तो इसका पानी आप लोग गाँव में भी देखे होंगे, क्या होता है, दूर तक भर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। तो जो जहाँ तक फ्लड गया है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं। अब दोआब क्या होता है, तो ये क्या होता है, जो दो नदी के बीच का जो लैंड होता है, जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब। मान के चलो ये एक रिवर हो गई और ये दूसरी रिवर हो गई। अब इसके बीच में क्या है, ये जमीन है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे। एक नदी दूसरी नदी, दो नदी के बीच के जो रीजन होता है, एरिया होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। अब इसी दोआब से आप लोगों को जैसे बिस्ट और बारी दोआब ये नाम दिया गया है। जैसे ब्यास और सतलज, ये ब्यास नदी हो गई और सतलज नदी हो गई, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसी को क्या बोल दिया गया, बिस्ट बोल दिया गया। बिस्ट बी बोले तो ब्यास और एस टी बोले तो सतलज। वैसे ही बारी दोआब ये आपके बुक में दिया गया है नाम। बारी मतलब क्या हो गया, बी मतलब ये ब्यास और आर मतलब रवि, है ना, रावी। तो रावी और ब्यास इन दोनों के बीच के जो रीजन को क्या बोला गया, बारी दोआब बोला गया। तो दोआब क्लियर हो गया। दो नदी के बीच का जो एरिया रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। फिर पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पंजाब है ये भी आप लोग को बताया कि जो ये पूरा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो पंजाब जो है केवल इंडिया में नहीं है, पंजाब का बहुत सारा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा वो पाकिस्तान में भी पड़ता है ना। तो जब इंडिया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही हुआ करता था, फिर 1947 में हम लोग आज़ाद हुए तो एक देश पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। ये क्लास 8th में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सब, है ना। तो पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है। अब पंजाब बोलते किसको हैं, तो इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं, मतलब 5 नदियों का जो देश है या फिर जगह है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 6 रिवर्स हैं, इसमें से 5 नदियाँ पंजाब से होकर बहती है और दोआब है ना। तो यहाँ पर 5 दोआब हैं, जो 6 नदी के बीच का जो एरिया है उसमें क्या बनेगा, 5 दोआब बनेगा, इसीलिए इसको पंजाब बोला जाता है। जैसे इंडस और झेलम के बीच में एक दोआब, झेलम और चेनाब के बीच में 2 दोआब, है ना। फिर चेनाब और रावी के बीच में तीसरा दोआब, फिर रावी और ब्यास के बीच में चौथा दोआब, ब्यास और सतलज के बीच में 5वां दोआब। तो 5 दोआब से क्या बना, पंजाब। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पंजाब है। अब आप लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, हरित क्रांति। जब, अच्छा, रिवॉल्यूशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, उससे पहले देखते हैं। जैसे जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमको पूरा लूट लिया था। हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। हमारा देश, हमारे ही लोग जो है वो भूखे मर रहे थे, खाना नहीं मिल पा रहा था उनको 2 टाइम का। तो उस समय क्या किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में लाया गया था। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, आप लोग डिजिटल रिवॉल्यूशन, बहुत सारे रिवॉल्यूशन सुनते होंगे। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज लाना। जैसे आप लोग देखते होंगे आज से 20 साल 30 साल पहले मोबाइल का उतना कोई चलन नहीं था, लेकिन इन 15-20 सालों में इतना ज़्यादा मोबाइल या हमारा दुनिया हाईटेक हो गया है, तो इसी को हम लोग डिजिटल रिवॉल्यूशन बोल देते हैं। तो उसी समय क्या हो गया था, एग्रीकल्चर के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन आया था जिसको क्या बोला गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये खेती के क्षेत्र में आया था। तो इसमें क्या किया गया, 3 चीज़ों पर फोकस किया गया था, जिससे जो हमारा जो उत्पादन हो रहा था, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा था, उसको बढ़ावा दे सके ऐसे करके, और लोगों को खाना खिला सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना को पहुंचाया जा सके। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ पर फोकस किया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसी को HYV सीड बोलते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का मतलब क्या है, कम बीज में, हाइब्रिड सीड आप लोग समझते हो ना, कम बीज डालेंगे और ज़्यादा उत्पादन आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। इसी को हम लोग हाइब्रिड सीड या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इरिगेशन पर फोकस किया गया। इरिगेशन पर फोकस किया गया मतलब सिंचाई। अब भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसमें सिंचाई तो जरूरी है ना, पानी के बिना क्या एग्रीकल्चर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सिंचाई जरूरी है। अब सिंचाई के लिए क्या किया गया, बहुत सारे डैम्स बनाए गए, है ना, और बहुत सारे कैनाल्स यानी कि नहर बनाए गए, जिससे पानी पहुंचाया जा सके लोगों के, जो फार्मर्स थे उनके खेतों तक। फिर केमिकल्स और फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया। फर्टिलाइजर मतलब इसको हम लोग बोलते हैं उर्वरक। आप लोग सुने होंगे यूरिया, पोटास, DAP ये सब डालते हैं ना किसान लोग, कहाँ पर, खेतों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। एक टाइप से इन लोग समझ लीजिए ये प्लांट का क्या है, बॉर्निटा। और आप लोग जैसे बॉर्निटा वगैरह पीते हो ना, बूस्ट वगैरह, वैसे ही इन लोगों का क्या है, वो बॉर्निटा और हॉर्लिक्स है, फर्टिलाइजर जो है। उसके बाद केमिकल्स, केमिकल्स इसमें डालते हैं हम लोग, ताकि उसमें कीड़ा वीड़ा मत लगे, या जो कीड़ा लगे उसको मारने के लिए केमिकल्स या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा और लोगों के पास में क्या हुआ, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में जो हमारे फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल हो पाए।
अब इसमें मेन क्रॉप कौन थे जिस पे फोकस किया गया था, कौन कौन से थे, तो सबसे ज़्यादा इस पे वीट पर फोकस किया गया था, ध्यान रखना है। और ये पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में हमको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो पंजाब और हरियाणा वाले, क्योंकि वहाँ पर वहीं पर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, है ना, क्योंकि वहाँ पर ये रिवर्स वगैरह कैनाल्स वगैरह बताए थे। फिर दूसरे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेकंड स्टेज आया तब उस पे राइस पे फोकस किया गया था, है ना। ये इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का एरिया क्या था, जो हमारा पंजाब है, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया और राजस्थान का कुछ एरिया, इस रीजन में क्या हुआ था, ये आया था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर इंडिया, एक डैम का नाम दिया गया है, आप वैसे तो बहुत सारे डैम हैं, तो एक नाम आपके बुक में दिया गया है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम है। डैम मतलब बांध, जो जो नदी जा रहा है इसके पानी को रोक कर क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट डैम है वो कौन सा है, भाखड़ा नागल डैम। ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है, पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है, सतलज रिवर पर बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, जो लार्जेस्ट डैम का नाम क्या है इंडिया का, भाखड़ा नागल डैम। ये पूरे भारत में सबसे बड़ा डैम है। कौन से नदी में है, सतलज, सतलज नदी में है। कहाँ पर है ये, पंजाब में है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं गैंगेटिक प्लेन, गंगा नदी का मैदान। अब गंगा नदी का मैदान आप लोग कहाँ से कहाँ तक है बताया हूँ। तो ये गंगा नदी इधर आती है, उधर यमुना नदी पैरेलल इसके चलती है, ये दोनों जाकर मिलते हैं प्रयागराज में, है ना। इलाहाबाद इसी को बोलते हैं, अभी नाम इसका प्रयागराज हो गया है। अब ये कौन कौन सा स्टेट कवर करती है, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, और इधर वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो ये सब रीजन ये कवर करती है। अब इसमें इसकी सहायक नदियाँ, जैसे इसमें बताया था सहायक नदियाँ, तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्या हैं, गंगा रिवर की सहायक नदियाँ हैं। गंगा में रिवर आ रही है तो इसमें बहुत सारी नदियाँ जाके मिलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ बोलते हैं। अब ये रीजन आप लोगों को बताए कि जहाँ जहाँ नदी होगा वहाँ वहाँ पर क्या होगा, फर्टाइल लैंड होगा, मतलब उपजाऊ भूमि होगा, उपजाऊ होगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो लोग वहाँ पर बसेंगे, खेती करेंगे। तो इसी के कारण यहाँ पर यूपी बिहार में आप लोग देखते हो इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग नाम सुनते होंगे, आगरा, मथुरा, मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, पटना, कोलकाता, ये सब कहाँ पर हैं, ये गंगा नदी या तो यमुना नदी के आसपास ही उसके किनारे में बसे हुए शहर हैं। और इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, आप लोग सुनते होंगे कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य हमारा इंडिया का कौन सा है, यूपी। और अगर एरिया वाइज देखेंगे तो वो कौन सा है, राजस्थान। एरिया में राजस्थान बड़ा है और क्षेत्र, जो पॉपुलेशन है उसमें कौन बड़ा है, यूपी बड़ा है। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने गैंगेटिक जो प्लेन है इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है ना। जो गंगा नदी का मैदान है इसको 4 रीजन में, कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है, क्योंकि सब रीजन अलग अलग है और हर एक के अलग अलग फीचर हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये आप लोगों को बताया, हिमालय हो गया, माउंटेन हो गया, यहाँ से रिवर का ओरिजिन हुआ। अब ये रिवर क्या करती है, अपने साथ में यहाँ पर जो भी बड़े बड़े चट्टान हैं इसको बहाकर अपने साथ, क्योंकि जब ढाल रहता है, स्लोप रहता है, तो उस समय नदी बहुत तेजी से बहती है, अपने तेजी से बहती है, तो रॉक्स को अपने साथ तेजी से है ना, अपने साथ बहाकर ले जाती है। अब ये रॉक क्या होते हैं, गिरते पड़ते टूटते होते छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों ने पिक्चर या टीवी में देखा होगा, क्या होता है, जो हिमालय वगैरह का सीन वगैरह जब दिखाता है, केदारनाथ मूवी वगैरह देखे होंगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान रहते हैं, उसी के बीच से क्या होता है, नदी बहते रहता है, बहुत स्लो, धीरे धीरे, मंद मंद गति से। तो सबसे पहला जो रीजन आता है वो क्या है, भाभर। भाभर में क्या होता है, ये हिमालय या फिर हिल के जस्ट फुट हिल्स पे मिलते हैं, मतलब उसके जस्ट नीचे में, है ना। और इसमें क्या होता है, हमको बड़े बड़े चट्टान या जो पत्थर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर रिवर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब नहीं हो जाता है, वो इसी के बीच से बहता है, तो हमको नदी अच्छे से दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान रहते हैं। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, भाभर। तो पहला जो रीजन है वो क्या हो गया, भाभर रीजन। यहाँ पर एग्रीकल्चर करना, खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान हैं। फिर इसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या होता है, अब नदी थोड़ा सा धीमे धीमे होती है, स्लोप में, ढाल में ज़्यादा उसका स्पीड तेज रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो बड़े बड़े चट्टान है ये छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगते हैं और वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो जो सेकंड रीजन आता है वो क्या है, हमारा तराई रीजन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई रीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादातर स्वैम्पी एरिया रहता है, स्वैम्पी मतलब दलदली भूमि, है ना। यहाँ पर आप लोगों को सांप, बिच्छू, केकड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नदी पत्थरों के बीच में रह रही थी अब वो फिर से दिखने लगती है, मतलब अब वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, खेती तो होता है लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो सेकंड रीजन क्या हो गया, तराई, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्वैम्पी होता है, दलदली होता है, मार्सी लैंड होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड जो स्टेज आता है वो क्या है, बांगर, है ना। बांगर, अब ये क्या होता है बांगर, अब ये नदी ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो ये क्या होता है, इस रीजन को, थर्ड रीजन को बोलते हैं बांगर। बांगर ये ओल्ड रिवर का सेडिमेंट होता है और ये लेस फर्टाइल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि ये कम उपजाऊ होता है ना। फिर फोर्थ जो एरिया आता है वो क्या आता है, फोर्थ रीजन आता है खादर। खादर क्या होता है, ये फ्लडेड प्लेन होता है। फ्लडेड प्लेन मतलब जहाँ नया नया मिट्टी जो है वो जमा हुआ है, किसके कारण, फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण। अब जब नया मिट्टी जमा है तो ये कैसा होगा, फर्टाइल लैंड होगा, है ना। फर्टाइल लैंड होगा, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, बांगर के बाद फोर्थ स्टेज का आ गया खादर। इसको इस जो डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो। डायग्राम जो है आप लोग बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जैसे देखो, ये कोई रिवर हो गया, रिवर आ रहा है तो मान के चलो बाढ़ के कारण इसमें क्या हो गया, पानी आ गया। तो जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, है ना। और बाढ़ के साथ नया मिट्टी आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नया मिट्टी का लेयर जम गया और ये क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। तो खादर क्या होता है, ये नया मिट्टी होता है, फ्लडेड प्लेन होता है और बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, अच्छा एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है। फिर जो बांगर है ये क्या होता है, ये खादर से थोड़ा दूर होता है और ये पुराना मिट्टी होता है, जहाँ पहले कभी क्या हुआ होगा, नदी रहा होगा, या पहले का जो मिट्टी है ये लेस फर्टाइल होता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है तो कैसे याद रखोगे, बांगर, है ना। तो बांगर क्या बोलते हो आप लोग, बंगार याद रख सकते हो क्या। बंगार मतलब क्या होता है, जो कबाड़ी वबाड़ी वाला जो रहता है तो वो क्या रहता है, पुराना रहता है। कबाड़ी जो पूरा, कबाड़ी में नया चीज को थोड़ी बेचते हैं, पुराना चीज को बेचते हैं। तो ये बांगर आप लोग बंगार ऐसे याद रख सकते हो। फिर खादर, खादर को कैसे याद रखोगे आप लोग, चादर। अब कोई आदमी चादर लेने जाएगा तो नया लेगा कि पुराना, नया चादर लेगा ना भाई, पुराना थोड़ी लेगा। तो नया खादर मतलब चादर, चादर मतलब क्या, ऐसा लेंगे, नया चादर लेंगे। तो ये न्यू सॉइल है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। फिर आप लोगों ने ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ा होगा। ऑक्सबो लेक क्या होता है, गोखुर झील, है ना। जैसे माउंटेन से जब नदी निकलता है तो उसका स्पीड बहुत स्लो रहता है, फिर धीरे धीरे जब मैदान में आता है तो ये क्या होता है, इसका स्पीड स्लो होने लगता है। फिर जब ये स्लो हो जाता है तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है और ये क्या करने लगता है, मिएंडरिंग, मतलब सांप के जैसा ऐसा चलने लगता है। अब जब ये ऐसा चलता है तो क्या होता है, ये अपने ही हिस्से को काट लेता है ना। और जब फ्लड आता है तो ये क्या होता है, इसका एक हिस्सा कट के अलग हो जाता है ना। और ये देखने में कैसा लगता है, गाय के खुर के जैसा, गाय का आप लोग पैर देखे होगे ना, तो उसी के जैसा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्स बोलेक, हिंदी में इसी को बोलते हैं गोखुर झील। तो क्या होता है, यही गोखुर झील होता है। इतना चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर थर्ड जो एरिया आता है वो क्या आता है हमारा, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र आप लोगों को बताया है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग चैप्टर 3 में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। तो ये भी, ये कहाँ से निकलता है, हिमालय के ही एरिया से निकलता है और ये चाइना से निकलता है, फिर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करता है। इसका मेन एरिया हमको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, असम में देखने के लिए मिलता है। फिर ये कहाँ पर आ जाता है, बांग्लादेश में, इधर से गंगा नदी बांग्लादेश में आ जाती है और ये दोनों मिल जाते हैं, है ना। ये दोनों मिल जाते हैं और जाके यहाँ पर क्या करते हैं, गंगा नदी में, गंगा नदी में क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं। इस डेल्टा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की एक कन्या नहीं पाई जाती है, ट्री पाई जाती है ना। सुंदरी नामक जो एक ट्री है, वृक्ष है, वो पाया जाता है इसी के नाम, इसीलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा बोला गया। अब डेल्टा क्या है इसको आगे समझते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र का जो मेन प्लेन है वो कहाँ पर पड़ता है, असम में। और आप लोगों ने यहाँ पर मेघालय वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, सुने होंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बारिश होने के कारण, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है तो राइस और जूट कल्टीवेट किया जाता है। मेजर जो क्रॉप्स हैं यहाँ पर, वीट वगैरह नहीं उगाते हैं, गेहूं वगैरह, यहाँ पर राइस मतलब कि चावल, और जूट, है ना। जूट आप लोग जानते होगा क्या होता है, जिससे बोरा बनाया जाता है, बोरा आप लोग देखे होगे, है ना। और इसी जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जिससे बोरा बनाया जाता है। बोरा आप लोग देखे होगे ना, सिल्वर कलर का थोड़ा सा उस टाइप से रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं। अब जब ये क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये असम में आता है, तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड देखने के लिए मिलता है। आइलैंड आप लोगों को बताया था क्या,
कि आइलैंड हमको ज़्यादातर समुद्र में देखने के लिए मिलता है, चारों तरफ पानी है और बीच में क्या है, कोई ज़मीन है, यानी कि ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। लेकिन अगर कोई आइलैंड नदी में बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवराइन आइलैंड, मतलब नदी द्वीप। अब जो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है तो ये साइड से निकल जाती है और बीच में एक हमको क्या देखने के लिए मिलता है, आइलैंड देखने के लिए मिलता है। इसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, माजुली जो आइलैंड है ये कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है ना, असम में पड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है, जो कि इंडिया का नहीं पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। सोच कर देखो, ये इतना बड़ा है कि इसको एक अलग से जिला घोषित किया गया है ना, अलग से इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप लोग को बता रहा था। डेल्टा क्या होता है, जब रिवर क्या होता है समुद्र में मिलने वाला रहता है तो ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट और सिल्ट कैरी करके लाता है, मतलब मिट्टी बहुत गाद इसके पास जमा हो जाता है। तो नदी क्या होता है, एक धारा में नहीं बह के ये अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग धाराओं में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है और ये एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है। कब, जब ओशियन में या सी में मिलने वाला रहता है नदी तक। तो इसी ट्रायंगुलर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और जो सुंदरबन का जो डेल्टा है ये इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, ये डेल्टा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, आप लोगों को बताए थे प्रीवियस क्लासेस में। तो ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट देखा, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, उत्तर भारत का मैदान। अब हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं। जो थर्ड हम लोगों का इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। अब इसमें दो वर्ड आया है, पेनिनसुला क्या होता है और प्लेटू क्या होता है। तो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, ध्यान कीजिए, एक ऐसा लैंड मास है ना, एक ऐसा लैंड मास जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, है ना। लेकिन जो तीन साइड से ही पानी से घिरा हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और प्लेटू क्या होता है, पठार क्या होता है। तीन चीज बताया था आप लोगों को, एक माउंटेन हो गया, दूसरा प्लेटू हो गया और तीसरा क्या हो गया, मैदान, प्लेन्स। तो प्लेटू क्या होता है, प्लेटू एक ऐसा उठा हुआ भूभाग है जो जिसमें माउंटेन की तरह पीक नहीं होता है, चोटी नहीं होता है, ऊपर से टॉप जो सरफेस है टेबल की तरह फ्लैट होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। अब इंडिया का जो पेनिनसुला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है और जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा ये इंडियन प्लेट है और ऊपर में क्या था, यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराए थे, हिमालय का फॉर्मेशन बताए थे, तब आप लोगों को ध्यान होगा। तो ये ऊपर की तरफ खिसक रहा था और ये नीचे की तरफ खिसक रहा था। जब दोनों टकराए थे तो यहीं पर क्या बना था, हिमालय। तो एक्चुअल में जो हमारा इंडिया है वो सदर्न इंडिया है ना। ये नॉर्दर्न इंडिया जो है वो बाद में जुड़ा था। तो इसमें क्या है, हमको क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो पुराना जो इंडिया था इसी को गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता था, है ना, गोंडवाना लैंड। तो ये ध्यान रखें, इसको पहले गोंडवाना लैंड भी बोला जाता था। अब हम लोग देखते हैं तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये राजस्थान में इसका जो वेस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है ये अरावली तक फैला हुआ है ना। फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे गुजरात में, जो इसका वेस्टर्न वाला पोर्शन है यहाँ पर गिर रेंज है, गिर की पहाड़ियाँ। यहीं पर एशियाटिक लायन पाया जाता है, शेर, बब्बर जो शेर है ना, आप लोग देखे होंगे जिसके गर्दन में बाल होता है, वो यहीं पर पाया जाता है गुजरात के गिर में। फिर ये यहाँ पर से गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक आप लोगों को बताया था, ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्ट के डायरेक्शन में पड़ता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। और इसी वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही वेस्ट 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 में वेस्टर्न घाट है, तो ईस्ट में क्या है, ये ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट ये कहाँ पर है, ये ईस्ट के कोस्ट में है ना। इधर हम लोग मतलब कोस्ट में नहीं है, ये इस साइड में, ईस्ट के साइड में, इसलिए इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है। ये घाट क्या है, मतलब ये पहाड़ ही है ऐसे समझ के चलो। लेकिन ये पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है जैसे कि हिमालय है, ये कम हाइट के क्या है, माउंटेन है, हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो ईस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न घाट है ये दोनों आकर एक पहाड़ी में मिलते हैं, जिस पहाड़ी का नाम क्या है, नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं पर। तो नीलगिरी क्या है, एक माउंटेन है, और ये कहाँ पर, जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आकर मिलती हैं। फिर अगर इसके हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो हमको राजमहल हिल्स देखने के लिए मिलेगा। तो ईस्टर्न में क्या है, राजमहल हिल्स। और गारो खासी जयंतिया, मेघालय का जो 3 माउंटेन रेंज बताया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, मौसिन राम, है ना, वो भी इसी का ही
फैला हुआ पोर्शन है। किसका? जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, उसी का भाग है ये। बीच में आप लोगों को बताया थे विंध्या और सतपुड़ा, है ना। यहीं पर क्या होता है, नर्मदा नदी बहती है। आप लोग इसको रिवर वाले चैप्टर में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। अब प्लेटू आप लोगों को बताया है कि जमीन से क्या होता है, ऊपर उठा हुआ एरिया रहता है ना। इसी को हम लोग प्लेटू या हिंदी में क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। अब इसका स्पेशल खास बात क्या है, जैसे माउंटेन में हम लोगों ने देखा, माउंटेन में देखा तो यहाँ पर ग्लेशियर जमता है, यहाँ से नदी निकलता है। प्लेन में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। वैसे ही जो प्लेटू होता है, जो पठार होता है, यहाँ पर ये मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि खनिज। खनिज जो है मिनरल रिच एरिया होता है, जो क्या होता है प्लेटू। मतलब जैसे हम लोग को आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, मिनरल हो गया, जितने भी खनिज हैं जिसको खोद कर, जमीन से खोद कर निकाला जाता है, वो क्या होता है, हमको प्लेटू से ही देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया का ये वाला पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। तो पेनिनसुलर प्लेटू, अच्छा इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को कि पेनिनसुलर प्लेटू में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, मतलब काली मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। और काली मिट्टी किसके लिए, किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में पानी को पकड़ने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है ना। और इसी में कॉटन जो है, कॉटन मतलब समझ गए ना, रुई जिसको हम लोग बोलते हैं, कपास, इसको कल्टीवेट किया जाता है। अब इस पेनिनसुलर प्लेटू को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा क्या है, डेक्कन प्लेटू। देखिए ये जो ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सेंट्रल हाईलैंड। हाईलैंड मतलब उच्च भूमि, जो कि जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो ये सेंटर में है, इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड बोल दिया। दूसरा क्या हो गया, डेक्कन प्लेटू, है ना। ये इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। तो ये क्या हो गया हमारा, डेक्कन प्लेटू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये अपने एमपी हो गया, है ना। और क्या हो गया, अपने छत्तीसगढ़ का भी जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो आ जाता है। फिर झारखंड आ जाता है। तो ये वाले पोर्शन में हमको सेंट्रल हाईलैंड देखने के लिए मिलता है। फिर डेक्कन प्लेटू कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर साउथ में मिलता है। साउथ में बोलेंगे तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना। मध्य प्रदेश का कुछ एरिया आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, ये सब एरिया किस में कवर होता है, डेक्कन प्लेटू में। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इस प्लेटू में पोर्शन है, वो क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार। अब ये छोटा नागपुर पठार नागपुर में नहीं है, नागपुर तो हमारा महाराष्ट्र में है ना। लेकिन छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है, ये किसको बोलते हैं, झारखंड में है ना। तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ से ही लगा हुआ एक स्टेट है छोटा सा। पहले ये बिहार का हिस्सा था, जैसे मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वैसे ही बिहार से टूटकर झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड का ही एरिया है छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल पाया जाता है, यानी कि खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गया, कोयला हो गया, कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब यहाँ पर पाया जाता है झारखंड में। झारखंड का एक माइंस है झरिया माइंस करके, जो कि यहाँ कर धनबाद जिले में है ना। यहाँ पर ये कोल माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, झारखंड में कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं। यहाँ पर झरिया माइंस है, जहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो साउथ का एरिया है, यानी कि जो बस्तर वाला एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, दंडकारण्य प्लेटू, है ना। दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य का जो पठार है वो बस्तर वाले एरिया में आता है। और आप लोग बैलाडीला का नाम सुने होंगे, बस्तर में बैलाडीला, बचेली, नगरनार, है ना, किरंदुल, ये सब। तो बैलाडीला में क्या होता है, आयरन ओर यहाँ पर से निकाला जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आयरन ओर मतलब लोहा हो गया, है ना, लोहा वगैरह यहाँ से निकाला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों ने केजीएफ पिक्चर देखा है ना। केजीएफ को क्या है, इसका फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है और हट्टी गोल्ड फील्ड, मतलब कि कोलार की खान और हट्टी की खदान, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और यहाँ पर सोना निकलता है ना। इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि सोने की खदान है ये। तो कोलार और हट्टी गोल्ड फील्ड ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। ये पिक्चर देखे होंगे ना आप लोग। उसके बाद एडिशनल पॉइंट कुछ कुछ ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन किसको बोलते हैं, तो मैन पार्ट को बोलते हैं। मैन पार्ट कहाँ पर है, सरगुजा में है। ये भी पार्ट मतलब ये पहाड़ी, ये पठार एरिया ही पड़ता है, मैन पार्ट। और इसी को शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंड मैन पार्ट में ही पड़ता है, जो कि सरगुजा में है।
वैसे ही क्वेश्चन में पूछते हैं कि लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, तो वो महानदी रिवर को बोला जाता है। तो इतना जो है वो आप लोग सेकंड पार्ट ये हमारा यहाँ पर कवर होता है। आप लोग ये इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हो। आप लोग जो है और भी अपने जो फ्रेंड्स होंगे या दूसरे स्कूल जैसे आत्मानंद जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ भी ये अपना जो वीडियो है उसको शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोग को भी एसएससी अच्छे से समझ में आ सके, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।